हाय एवरीवन, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टॉपर यू। आज के लेक्चर में हम 12th आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर का रिवीजन करेंगे। थोड़ा हेल्थ इशू हो सकता है, सो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए। हमारा पहला टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। ये हमारे शीत युद्ध का पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड। तो सबसे पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। शीत युद्ध होता है 1939 से 1945। ये युद्ध सामान्यतः मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र के मध्य होता है। मित्र राष्ट्र में जो कंट्री आती है उनमें यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत संघ भी कहते हैं। और ध्रुवीय राष्ट्र अपोजिट साइड में आती है कंट्री, उनमें आता है जर्मनी, जापान और इटली। इन सभी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार होती है और मित्र राष्ट्र की जीत होती है। अब मित्र राष्ट्र के अंदर ही यूएसए और यूएसएसआर के मध्य शीत युद्ध होता है, जो हम आगे इसी चैप्टर में रिवीजन करेंगे। शीत युद्ध को थोड़ा समझ लेते हैं। इसको 1945 से 1991 ये इसका टाइम पीरियड रहता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्टार्ट होता है। शीत युद्ध का सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका अर्थ जान लेते हैं। शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से एक शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जहाँ तनाव और संघर्ष तो होता है परंतु युद्ध नहीं होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वहाँ पे वॉर जैसी सिचुएशंस बनती है, युद्ध जैसी स्थिति बनेगी, लेकिन यूएसए और यूएसएसआर के मध्य युद्ध नहीं होता है। इसे हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। इसी के अंदर हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बर्लिन की दीवार। बर्लिन आपको पता है जर्मनी की राजधानी है और ये यूरोप महाद्वीप में है। ये दीवार बनती है 1961 में। और इस दीवार बनने का पीछे का पर्पज़ क्या है? ये दीवार सामान्यतः पूंजीवादी और साम्यवादी, पूंजीवादी मतलब जो यूएसए की विचारधारा है, और साम्यवादी जो सोवियत संघ या यूएसएसआर की विचारधारा है, उनके मध्य को डिवाइड करती है, उनके मध्य का विभाजन का प्रतीक है। इसलिए इसे हम बर्लिन की दीवार कहते हैं। फिर आगे ये दीवार 9 नवंबर 1999 9 नवंबर 1989 को वहीं के बर्लिन के लोगों के द्वारा गिरा दी जाती है। और इससे क्या होता है? वहाँ पे जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारा सोवियत प्रणाली। यूएसएसआर के बारे में थोड़ा हम डीप में पढ़ेंगे यहाँ पे डिटेल में। इसकी पहले थोड़ी विशेषताएं देख लेती है। सोवियत प्रणाली है, इट मीन्स ये पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करेगा और समाजवादी साम्यवादी विचारधारा को फॉलो करेगा। नेक्स्ट इसका पॉइंट है समाजवाद के आदर्श से प्रेरित है। मतलब यहाँ पे सब कुछ किसके कंट्रोल में होगा? स्टेट के कंट्रोल में होगा, राज्य के कंट्रोल में होगा, नियंत्रण में। अगला ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पे दबदबा है। सोवियत प्रणाली में आपको पता है एक ही पार्टी का शासन रहता है, इसलिए वहाँ पे इसका दबदबा रहता है। अगला पॉइंट है हमारा सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था। अब थोड़ा इसको हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जो पहले से प्री प्लान होती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सब कुछ स्टेट के अकॉर्डिंग होगा, कोई प्राइवेट कंपनी का रोल नहीं रहता यहाँ पे। तो स्टेट अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से उस इकोनॉमी को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल में रखेगा। इसलिए उस सिचुएशन में जहाँ पे प्री प्लान इकोनॉमी होती है, वहाँ पे जीवन की बेसिक सुविधा हर किसी के पास होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं हो सकता। हाँ के ना? अगला पॉइंट हमारा उत्पादन के साधनों पर राज्य का पूरा नियंत्रण था। वहाँ पे बेरोजगारी नहीं थी। इसका अर्थ ये है कि क्योंकि राज्य अपने हिसाब से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे वहाँ पे प्रोडक्शन करता था। सेकंड इसमें हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि स्टेट का काम वेलफेयर का होता है, लोक कल्याण का। वो प्राइवेट कंपनी की तरह प्रॉफिट कमाने के पीछे नहीं भागेगा। इसलिए वो बेरोजगारी वहाँ पे क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सभी के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। हाँ कि ना? ओके, अगला टॉपिक हमारा है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। यह सामान्यतः यूएसएसआर का विघटन के बाद का टॉपिक है। जब सोवियत संघ का 1991 में विघटन होता है, तो उसके बाद उसमें सोवियत संघ से 15 नए राष्ट्रों का उदय होता है। इसके अंदर सदस्यता स्वैच्छिक होती है और इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य अपने देशों के मध्य व्यापार, श्रम और वस्तुओं की आवाजाही बनाए रखना था। थोड़ा सा गाइस क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, सो आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा क्वालिटी और इसका अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए। अगला टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन के कारण। गाइस हमने पहले देख लिया कि सोवियत संघ की विशेषताएं क्या है। अब हम जानेंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों होता है।
क्या ऐसी सिचुएशन उस समय रही होगी जिससे सोवियत संघ, जो अपने आप में उस समय सुपर पावर थी, विश्व शक्ति थी, वो एकदम से डिक्लाइन हो जाती है या पतन हो जाती है। इसमें हम पहला बुलेट पॉइंट देखेंगे कि क्या कारण थे कि वहाँ पे सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो इसमें पहला पॉइंट है सर कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता गया। इसका मतलब ये है कि सोवियत प्रणाली पर ब्यूरोक्रेसी हद से ज़्यादा हावी हो गई थी, जिससे वहाँ के लोगों के प्रति उसका व्यवहार थोड़ा चेंज हो गया था। अगला सर इसमें पॉइंट ये है कि मैंने पहले ही बताया था आपको, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था सोवियत प्रणाली की विशेषता, उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे वापस रिकॉल करवाया कि एक ही पार्टी का वहाँ पे राजनीति पर अंकुश रहता। आपने हमेशा देखा होगा कि राजतंत्र में सामान्य जब एक ही पार्टी लंबे समय से अगर रूलिंग कर रही है, सत्ता में है, तो अपना तानाशाही का थोड़ा बहुत रूप तो दिखाएगी। ये कॉमन बात है, आप सभी को जैसे पता है। तो ये सोवियत संघ में भी होता है कि वहाँ पे एक ही पार्टी का शासन रहता है। इट मीन्स वहाँ पे थोड़ा बहुत तानाशाही का भी रोल रहता है, इसलिए वहाँ पे सोवियत संघ का विघटन जल्दी हो जाता है। थर्ड पॉइंट इसमें हम ये लिख सकते हैं कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग वहाँ पे हथियार बनाने में था। जैसे कि आपको पता है शीत युद्ध में चल रहा था, तो दोनों महाशक्तियाँ, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ सोवियत संघ, दोनों अपने आप को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रही थी। और किसी भी कंट्री का या सुपर पावर का सबसे मेन पावरफुल में इकोनॉमिक और उसके बाद में वेपन, वेलफेयर, ये सब होता है। तो दोनों परमाणु बम लगाने में ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, सोवियत संघ का जो मेन कोर वैल्यू या कोर मनी था, जो इकोनॉमी को अच्छा वेलफेयर कर सकता था, वो सारा का सारा मनी किस में लग गया, वेपन बनाने में, हथियार, न्यूक्लियर वेपन बनाने में लग गया था। इससे क्या हुआ कि सर वहाँ की जनता की आकांक्षाएं, इच्छाएं पूरी ना कर पाना। एक समय ऐसा था जब सोवियत संघ जनता के लिए बेसिक सुविधा सभी उपलब्ध करा रहा था। इस समय उसका अच्छा टाइम पीरियड था, लेकिन जब विघटन का समय आ रहा था तो जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। तो ये भी एक वहाँ का सबसे नेगेटिव पॉइंट लिख सकते हैं उस समय। अगला पॉइंट गाइस, इसके अंदर हम ये ऐड करेंगे कि मिखाइल गोर्बाचेव जो वहाँ के महासचिव बनते हैं, उन्होंने सुधार के लिए कुछ नीतियाँ बनाई थी, उनका विरोध किया गया था, जिससे भी सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। अगला इसमें पॉइंट हम ये ऐड करेंगे कि अर्थव्यवस्था का पतन होना। अर्थव्यवस्था का पतन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे एक समय के बाद में इकोनॉमिक ठप सी हो गई थी, रुक सी गई थी, नए प्रोडक्शंस नहीं हो रहे थे, इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था डिक्लाइन की ओर जा रही थी। अगला गाइस हमारा टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। इसके अंदर हम ये जानेंगे कि जैसे हमने स्टार्ट किया था कि सोवियत संघ शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध होता है, उसके बाद हमने उसकी विशेषताएं पढ़ी थी शीत युद्ध के बाद। देन उसके बाद हमने सोवियत संघ के विघटन के कारण जाने थे कि भाई इतना बड़ा महाशक्ति कैसे एकदम से विघटन हो जाता है। देन गाइस हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। मैं आपको इसलिए वापस पीछे वाला टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ आपका रिविजन में हेल्प हो जाए। सो इसमें पहला पॉइंट गाइस हम ऐड करेंगे, शीत युद्ध समाप्त तथा 15 नए देशों का युद्ध होता है। आपको पता है शीत युद्ध सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तो इसके साथ ही शीत युद्ध भी समाप्त हो जाता है। और शीत युद्ध 1991 में समाप्त हुआ था, जैसे कि आपको पता है। जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो 15 नए देशों का युद्ध होता है। अब यूएसएसआर का नया उत्तरदारी घोषित होता है और वो होता है रूस, आपको पता है रसिया। अब विश्व में पहले दो ध्रुवों में बटा हुआ था, एक अमेरिकी ध्रुव और दूसरा यूएसएसआर। पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के नाम से भी हम इसे कह सकते हैं। तो अब दूसरी दुनिया सोवियत संघ वो तो खत्म हो गई, पतन हो गया, अब बची एक ध्रुवीय विश्व। इसलिए अब सबसे ज़्यादा वर्चस्व किसका रहेगा, अमेरिकी सरकार का या अमेरिका का। अगला पॉइंट है हथियारों की होड़ की समाप्ति। जैसे कि आपको पता है शीत युद्ध में ही हथियारों की होड़ हुई थी, ताकि कौन महाशक्ति सबसे ज़्यादा पावरफुल दिखेगी विश्व में। लेकिन जब शीत युद्ध खत्म होता है तो सोवियत संघ का भी विघटन हो जाता है। जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो हथियारों की होड़ भी उसके साथ समाप्त हो जाती है और विश्व में एक तरफा अमेरिका, एक ध्रुवीय विश्व कहलाता है। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है सर हमारा, समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्योंकि जितनी यूएस उस समय पावरफुल सुपर पावर या वर्ल्ड पावर थी, उतनी ही यूएसएसआर वो भी उतनी ही बड़ी वर्ल्ड पावर थी। दोनों की आइडियोलॉजी की उस समय हमने देखा था, बर्लिन की दीवार के अंदर विभाजन हुए थे काफ़ी कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो समाजवादी विचारधारा को फॉलो करते थे और कुछ बहुत ज़्यादा कंट्री ऐसे थे जो पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करते थे। देन हम देखते हैं कि जब यूएसएसआर का डिक्लाइन होता है तो इसकी जो आइडियोलॉजी है समाजवादी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कह सकते हैं, उस पर भी एक परसेप्शन लगता है कि अगर इतनी बड़ी महाशक्ति का ऐसा डिक्लाइन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी विचारधारा में भी कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारा शीत युद्ध के कारण, कि भाई क्यों शीत युद्ध हुआ था। ये भी तो हो सकता है कि
अगला थर्ड वर्ल्ड, तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता था, लेकिन उस समय शीत युद्ध हो गया था, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो पाया। तो उसका सर पहला कारण ये है कि यूएसए और यूएसआर दोनों ही महाशक्ति बनने की होड़ थी, इसलिए वहाँ पे शीत युद्ध होता है। दूसरा हम इसमें ऐड करेंगे, परमाणु बम हथियार आदि से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के लिए आसान नहीं था। गाइस, आपने देखा होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो लाखों लोगों की जान गई थी, काफ़ी वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी खत्म हो गया था कि दोनों में, मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र दोनों के अंदर। लेकिन अगला अगर थर्ड वॉर होता तो नुकसान उससे भी ज़्यादा हाई लेवल का होता है, क्योंकि उस समय हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स एडवांस लेवल तक आ चुके थे। तो इसलिए किसी भी कंट्री के लिए अपने आप में झेलना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उभरे है, उसके बाद में थर्ड वॉर में चले जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी। इसलिए उस समय शीत युद्ध ही सबसे बेस्ट ऑप्शन था, जिससे तीसरा विश्व युद्ध टल गया था। अगला है, एक दूसरे को उकसाने के बाद भी कोई भी राष्ट्र अपने नागरिक के ऊपर युद्ध की मार नहीं झेल सकता। ये बात एकदम सही है गाइस, क्योंकि जब हम वॉर की बात करते हैं तो वॉर सिर्फ दो कंट्री के मिलिट्री या सेना के बीच में नहीं होता है, वो इकोनॉमी के बीच में भी होता है, प्लस वहाँ के सिविलियंस, उनकी भी जान उस वॉर में जाती है। जैसा कि आपको पता है कि जब भी वॉर होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे सोल्जर्स की डेथ होती है, सोल्जर ही शहीद होते हैं, उसके अलावा जहाँ के सिविलियंस, वहाँ के आम नागरिक कई बार उन पर भी अटैक हो जाते हैं, तो उनकी भी जान चली जाती है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है युद्ध का, इसलिए शीत युद्ध होने से वो सब टल गया था। और अगला पॉइंट है गाइज, दोनों राष्ट्रों के बीच में गहन प्रतिद्वंद्विता थी, मतलब दोनों के बीच में बड़े लेवल पर कंपटीशन था, जो जिसको शीत युद्ध के होने का मेन रीज़न बताया जा रहा है। तो गाइज, ये हमारा पार्ट 1 है इस चैप्टर का। पार्ट 2 हम बहुत जल्दी लेके आएंगे आपके लिए, और तब तक के लिए आप अपनी हाफ ईयरली एग्ज़ाम का रिवीजन कीजिए अच्छे से। आई होप आपको ये मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। और सम थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था मेरे को, इसलिए मेरी वॉइस में भी आपको थोड़ा चेंजेस दिखेगा, एंड आपको मेरी थोड़ी वीडियो क्वालिटी भी थोड़ी ख़राब दिख रही होगी, आई नो, बट हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट जब भी हम लेक्चर शूट करें तो आपको अच्छी क्वालिटी में अपना कंटेंट प्रोवाइड करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप अपनी पढ़ाई में बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे। ओके।